वेलकम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या एक मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा था टेम्परेचर, और यहां हम डिस्कस करेंगे प्रेशर, कि क्या प्रेशर अप्लाई करने पे, ऑन अप्लाइंग प्रेशर कैन ए मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, ये वाली बात है। ओके, चलो भाई, प्रेशर लगाने पे क्या होना चाहिए? ठीक है, पहले तो ये प्रेशर लगाएंगे, फिर स्टेट चेंज कैसे होगा ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए पहले ना, कि प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होता है। देखो, हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब अगर आप उन पे फोर्स लगाओगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जो है पहले से ही टाइटली पैक्ड। आई होप आपको याद हो। हमने उसके बाद पढ़ा था लिक्विड्स, और लिक्विड्स के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि लिक्विड्स जो होते हैं ना वो भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि हम फोर्स लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? फर्क नहीं पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा, बहुत माइन्यूट। यहां सारा की सारा जो खेल होगा वो हम देखेंगे गैसेस के साथ। गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ये हमने तो दूर दूर मान लिया, बहुत दूर है। तो अगर ये दूर दूर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो ये हम सभी जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो गैसेस होती है ना वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल, मतलब इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा कि ये जो गैसेस हैं इसको मैंने कंप्रेस किया, ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या हो गए? थोड़े से पास पास आ गए, कुछ ऐसा ही होगा ना। ओके, ये इनके अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा था, मैंने यहां पर प्रेशर अप्लाई किया और ये पास पास आ गए। फिर क्या हुआ कि मैंने और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? और पास पास आ जाएंगे, थोड़े से, है ना, थोड़े से और पास पास आ जाएंगे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई हो सकती हैं? गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, गैसेस को हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एक्सर्ट करके हम गैसेस को लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक बात देखो, लिक्विड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू गैसेस। तो ये गैस थी जब कोई प्रेशर नहीं लगा रखा था इस पे, ठीक है, तो पार्टिकल दूर दूर थे। अब हमने प्रेशर लगा दिया और यहां देखिए पार्टिकल क्या हो गए? पास पास। तो क्या इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यहां से कम नहीं है? कहेंगे बिल्कुल है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है? बिल्कुल कम है। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है तो क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यहां कम हो रहा है। ठीक है, तो हम गैसेस की बात करें तो यहां जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे और यहां जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्या जब ये पार्टिकल्स पास पास प्रेजेंट होंगे तो इनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स की वजह से ये आपस में बाइंड नहीं करेंगे? तो
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब ये यहां से यहां जाएंगे तो इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ये गैसियस फॉर्म में थे और अब यहां ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे, बोल सकते हैं। अच्छा, अगर इनको फर्दर इनको कंप्रेस करें, फर्दर प्रेशर लगाएं तो क्या होगा? तो क्या ऐसा होगा कि पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे, बिल्कुल पास पास, और ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? कोई बता सकता है? इसका रीजन अभी अभी हमने डिस्कस किया है ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया था ना कि सॉलिड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं और लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं, तो हम इनको कंप्रेस करके ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो गैसेस को हम क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई इजीली कर सकते हैं। तो क्या क्या हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अब एक छोटा सा पॉइंट ये आता है कि भाई प्रेशर तो हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो लेकिन जो ये पार्टिकल हैं ये रैंडमली घूम रहे थे, काइनेटिक एनर्जी गैसेस की ज्यादा होती है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इनके बेस पे हम अच्छे से इनको क्लासिफाई कर चुके हैं, डिफरेंशिएट कर चुके हैं, ठीक है। तो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो वो वीडियो देख ले पहले, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है गैसेस के पार्टिकल्स की। तो अगर यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो हमने अगर वॉल्यूम कम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल्स की उतनी ही रहेगी ना, तो पार्टिकल्स तो उतनी ही स्पीड से घूमते रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी इनकी कम हो जाए, है ना, टू रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी। क्या हम यहां टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं? क्या हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं? क्योंकि जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कम मतलब एनर्जी कम, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। कब हो जाएगा? एक तो हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और दूसरा टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स जो थे वो क्लोज आ गए। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या हुआ? जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो इनके बीच जो इनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो गई? वो भी कम हो गई। इस काइनेटिक एनर्जी के कम होने की वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, रैंडमली ऐसे ही घूमते रहेंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर मान लो कि इनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो जाता है तो अगर वाइब्रेटिंग मोशन इनकी ज्यादा होगी तो बोन टूट जाएगा ना। ये हमने पढ़ा था कि जब सॉलिड से लिक्विड के अंदर गए थे, जब वहां पे मेल्टिंग हुई थी तो मेल्टिंग में कुछ ऐसा ही तो था कि पार्टिकल्स जो थे वो वाइब्रेटिंग मोशन शो करा रहे थे। टेम्परेचर अप्लाई किया, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी, जिस फोर्स से बंधे हुए थे वो वीक हो गई, वो दूर दूर हो गए थे पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रेशर लगा के हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या प्रेशर अप्लाई करके कोई भी मैटर है, गैसेस, कोई भी गैस है, क्या वो उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं? भाई गैस जो है उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, और टेम्परेचर को हम कम कर देंगे। अच्छा, अब जो
घरों में हम गैस के सिलेंडर लेते हैं, है ना, उनके अंदर जो गैस फिल की जाती है, ठीक है, तो वो जो हाउस में जो गैस यूज करते हैं सिलेंडर के अंदर, वो गैस किस फॉर्म में होती है? गैस सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। इसको हिला के देखते हैं कि इसके अंदर गैस है कि नहीं है ना, हिला के क्यों देखते हैं? अगर गैस है तो हिलाने से क्या हो जाएगा, पता तो नहीं ना चलेगा। लेकिन पता कैसे चलता है कि वो क्या किस फॉर्म में है? लिक्विड की फॉर्म में है। अच्छा, जब ये लिक्विड की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि ये मेरे पास गैस का सिलेंडर, ठीक है, और मैंने इसके अंदर डाल दी गैस, और क्या है ये हाईली प्रेशराइज्ड है, हाई प्रेशर लगा रखा है यहाँ, ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि इतने कम स्पेस में बहुत ज्यादा गैस फिल कर रखी है, क्योंकि गैस के पार्टिकल तो फैल जाते हैं, जितना भी उनको वॉल्यूम मिलता है वहां पे क्या हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं। तो अब यहां अगर वो पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो बिल्कुल पास प्रेजेंट है। अच्छा, एक बात और है, फिर कहोगे कि सर जो इसको जब यहां से ओपन करते हैं तो लिक्विड बाहर नहीं आता, है ना। अगर इसके अंदर लिक्विड है, गैस लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जब इससे बाहर गैस आती है तो लिक्विड की फॉर्म में तो नहीं आती, तो किसकी फॉर्म में आती है? यहां जब एक्सपेल आउट होगी तो वो गैस ही निकलती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर इनसाइड प्रेशर है ज्यादा, ठीक है, और ये हो गया इसका सराउंडिंग, और आउटसाइड है प्रेशर लो, कम प्रेशर। अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है तो पार्टिकल पास होंगे, जैसे वो प्रेशर रिमूव होगा तो गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? गैसेस की प्रॉपर्टी होती है अपने आप को एक्सपेंड करने की, होती है ना, तो अपने आप को क्या करेंगे? वो एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे, बाहर आने से क्या होगा? वही पार्टिकल दूर फैल जाएंगे, और दूर फैल जाएंगे तो क्या होगा? वही गैसेस वाली प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेंगे कि इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, ठीक है। तो गैस का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस फिल होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। लिक्विड में क्यों होती है? वो गैस ही है, लेकिन हमने उसको इसके अंदर डाला तो हाईली प्रेशराइज कर दिया, प्रेशर ज्यादा लगा दिया। प्रेशर ज्यादा लगाने से पार्टिकल क्या हो गए? गैसेस के पार्टिकल कंप्रेस हो गए, बिल्कुल पास आ गए, जिसकी वजह से उनकी स्टेट चेंज हुई। इज दैट क्लियर? ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम CO2 के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट CO2 का और है इसके बारे में, और फिर ये छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो गया। देखो, सॉलिड CO2, सॉलिड जो ये गैस होती है ना, CO2 गैस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड CO2 बोलते हैं ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बोलते हैं? है ना, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पे, ठीक है, ये जो CO2 गैस है ये किसकी तरह बिहेव करेगी? है ना, ये सॉलिड की तरह बिहेव करती है, और बहुत कूल भी होती है, बहुत ठंडी होती है। इसीलिए अगर हम कूलिंग में इसका यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, और करते भी है ना, बहुत जगह कूलिंग में यूज करते हैं इसका। इसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर तो होता है ना, वो तो बहुत ज्यादा होता है, और टेम्परेचर जो यहाँ पे यूज करते हैं वो बहुत कम करते हैं ना, लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर यहाँ पे क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब CO2 तो गैस होती है, अब प्रेशर बहुत ज्यादा लगा रखा है, टेम्परेचर बिल्कुल लो है, तो किसकी तरह काम करेगी? आइस की तरह काम करेगी। तो इसीलिए सॉलिड जो CO2 होता है ना, इसको हम आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस। कैसी आइस? ड्राई आइस। अब ड्राई आइस इसको क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, जब ये सॉलिड CO2 है, अगर यहां से टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे और प्रेशर कम करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होने चाहिए?
तो पार्टिकल्स तो आपने तो ये पढ़ा था इंटरकन्वर्जन में कि अगर ये सॉलिड है तो ये सॉलिड से जाएगा लिक्विड में और लिक्विड से जाएगा ये गैस में, कुछ ऐसा पढ़ा था। तो अगर यहां ये है सॉलिड CO2 मतलब ड्राई आइस, अगर यहां ये ऐसे प्रेजेंट है तो इसके बाद ये होना चाहिए लिक्विड के अंदर कन्वर्ट, फिर उसके बाद ये CO2 गैस के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, डायरेक्टली कहां से कहां जाता है, ये गैसियस फॉर्म में चला जाता है। जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली कहां जाएगा, वो डायरेक्टली गैसेस के अंदर चला जाएगा, गैस के अंदर चला जाएगा वो गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं, है ना, इसलिए क्या कहेंगे, इसको ड्राई आइस कहते हैं। ओके, तो जो सॉलिड CO2 होती है इसका यूज होता है, ठीक है। सॉलिड CO2 का मतलब क्या होता है, ड्राई आइस होती है, ठीक है, आइस का काम करेगी, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये कंडीशन हटा दोगे ये सॉलिड CO2 डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, इसीलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल आइस होती है वो जब मेल्ट होती है तो किसके अंदर जाती है, वो पहले वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है, उसके बाद वो वेपर की फॉर्म में जाती है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉर्मल आइस होती है उसको हम ड्राई आइस नहीं कहते, जबकि सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, डायरेक्टली इसके अंदर कन्वर्ट होती है। क्लियर है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये था हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। चलो अब जो ये दो वीडियोस में हमने कुछ पढ़ा है मैटर के बारे में, भाई कैसे होता है कैसे नहीं होता है, चेंज हो गया है ना, वो एक बार देख लेते हैं, दोनों का रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ जल्दी भी हो जाएगा। देखना, अगर ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में ये लिक्विड है, ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में बनाना चाहो तो ट्रायंगल की फॉर्म में बना सकते हो, और ये गैस है, ठीक है। सॉलिड से जब लिक्विड के अंदर कन्वर्जन होगा तो हम क्या कहेंगे कि इसका हो रहा है मेल्टिंग। क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैसेस के अंदर कन्वर्ट होगा तो हम कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। अगर लिक्विड जो है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन, ठीक है। बहुत ही अच्छा है फिनोमेना है ये इवेपोरेशन, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मजेदार है। तो ये पढ़ेंगे जो लिक्विड है अगर ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। अगर गैसेस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं तो हम कहेंगे कि ये तो ना कूल करने पे होती है, कूलिंग से, ठीक है। और यहां पे कंडेंसेशन पढ़ेंगे, कंडेंसेशन होता है इनका, ठीक है, गैसेस का कंडेंसेशन होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लिक्विड से अगर हम सॉलिड की बात करें तो यहां पे भी इसको कूल करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। भाई फ्रीज के अंदर क्या करते हैं, किसी भी बर्तन में डाल के पानी को रख देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है अंदर, ठीक है, क्या होगा फिर सॉलिड के अंदर मिल जाएगा आइस की फॉर्म में। क्लियर, तो ये क्या होगा, कूल करने पे ये सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। और जो ये गैस है इस गैस से डायरेक्ट अगर ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इसको भी सब्लिमेशन। क्लियर है, ओके। एक तो बुक में इसका ओ भी नाम मिल सकता है, लेकिन ये सब्लिमेशन भी होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सॉलिड से अगर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा तो हम कहेंगे कि मेल्टिंग हुआ, ठीक है। मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो सॉलिड है इसके पार्टिकल जो थे वो अब लिक्विड फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक आने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी थी
उसको हमने क्या कहा था, लेटेंट हीट कहा था, लेटेंट हीट, ठीक है। और लिक्विड से अगर गैसियस फॉर्म में जाना है तो यहां से वेपोराइजेशन होगा, बॉइलिंग होगी, क्या होगी, बॉइलिंग होगी। तो यहां पे जितनी एनर्जी, जितनी हीट एनर्जी चाहिएगी वो भी क्या होगी, लेटेंट हीट ही होगी। क्लियर है। और हमने एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस है तो किनके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, ठीक है भाई। गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं उनकी, वाटर जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, या फिर आइस के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कि अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है और अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, वाटर की। क्यों? अब टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लेकिन फिर वाटर की ज्यादा क्यों है? क्योंकि जब ये आइस की फॉर्म में था तो जो हमने हीट इसको दी थी वो हीट इन पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, है ना। और सिस्टम का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ, लेकिन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई, जिससे वाइब्रेशन ज्यादा हुई और वो दूर दूर हो गई। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, ठीक है। और जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, इसकी जो, इनके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम टेम्परेचर पे कम होगी एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। ये वैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। चलो, तो गैसेस जो है उनका लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये मेरे पास वेपर्स प्रेजेंट है कुछ, ठीक है। और ये जो वेपर्स हैं ये किसी कोल्ड इन्वायरमेंट में के साथ कांटेक्ट में आते हैं, ठंडे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, ठीक है। जैसे ये किसी ठंडे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये कंडेंस होने के बाद, ठीक है, ये ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे ड्रॉपलेट के अंदर। वेपर्स जब कोल्ड, देखो वेपर्स जो होंगे वो जनरली क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा इनके पार्टिकल्स का, और यहाँ पे कम है। तो जैसे ही ये आपस में क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, इनके अंदर क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंडेंस, ठीक है। वो जो कंडेंस है ना, कंडेंस होने के बाद ये ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो ड्रॉपलेट होने तक का जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा कि बारिश कैसे होती है ना, वाटर है उसका इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने के बाद वाटर जब वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाता है तो ऊपर टेम्परेचर कम होता है, और जब ऊपर टेम्परेचर कम होता है और वेपर जब ऊपर जाते हैं तो वहां पे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे वो कंडेंस होंगे तो वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो बारिश की बूंद जो होती है उनकी फॉर्म में वो नीचे आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो इससे पीछे वाली वीडियो में हमने ये कंडेंसेशन को नहीं समझा था, कंडेंसेशन जो वर्ड है इसके बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये है पूरा एक ट्रायंगल जो हर एक चीज को एक्सप्लेन करता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक मैटर जो है वो कैसे अपनी स्टेट को चेंज करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे करता है और क्या प्रेशर अप्लाई करने पे भी करता है। जी हाँ बिल्कुल, गैसेस जो हैं वहां पे हम टेम्परेचर कम रखेंगे, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमने गैस सिलेंडर के अंदर बात की तो क्या हुआ था, गैस के सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी, है ना। और हमने CO2 की बात की थी तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, है ना। सॉलिड CO2 कहा था हमने उसको, और ड्राई आइस था, ठीक है। अच्छा, उसको ड्राई आइस क्यों कहा था? ड्राई आइस इसीलिए कहा था
कि जब वहां से हम ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की कंडीशन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम इन कंडीशंस को रिमूव करेंगे वो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में चली जाएगी, है ना, विदाउट गोइंग इन लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में वो नहीं जाएगी, डायरेक्टली वो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने उसको ड्राई आइस कहा था। और नॉर्मल आइस ऐसा फिनोमेना शो नहीं करती, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर लिक्विड के बाद वो गैसियस फॉर्म में चलती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर ले लें। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इवेपोरेशन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।